हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे। तो रीट लेवल सेकंड का जो टॉपिक हम कर रहे थे, है ना, काफी दिन से क्लास नहीं आई, परंतु अब रेगुलर रहेंगे हम क्लास के साथ और आपका सिलेबस जल्द से जल्द फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं साहब। जो सर्कल पढ़ रहे थे, हमने काफी कुछ पढ़े थे। जीवा क्या होती है, जीवा खंड क्या होता है ना, चाप क्या होता है, लघु चाप, दीर्घ चाप और उससे बनने वाले क्वेश्चन, स्पर्श रेखा से बनने वाले क्वेश्चंस, ये हमने सब डील किए थे। परंतु आज जो हम करने वाले हैं वो हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं। हम रिलेशन निकालेंगे भाई साहब, दो 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 वर्तों के बीच में। ठीक है साहब, टू सर्कल्स के बीच में हम रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूं सिंपल। हम पढ़ रहे हैं सर्कल। सर्कल में जो पहली जो चीज है इंपॉर्टेंट, आपको आपको बताने वाला है कि तीन असंरेखीय असंरेखीय मतलब एक रेखा पे नहीं है, तीन असंरेखीय बिंदुओं से कितने वर्त जा सकते हैं। बिंदुओं जाने वाले से जाने वाले वर्तों की संख्या बतानी है। जाने वाले वर्तों की संख्या बतानी है, कितने मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है साहब, ये बता दो तो फिर अपने माइंड दूसरी तरफ दौड़ाओ। दूसरा बताओ, दो असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वर्तों की संख्या। और तीसरा, एक बिंदु से जाने वाले वर्त की संख्या। देखो क्या है गानी, अगर मैं कह दूं तीन असंरेखीय हैं तो आपको ध्यान में रखना है केवल और केवल एक ही सर्कल ऐसा हो सकता है जो कि मान लो ये दो है ऐसे, तीसरा मैं यहां मान लेता हूं ना। तो तीन से जाने वाला केवल एक ही वर्त होगा, या इन दो तीन से बनाने वाला कोशिश करूं तो ऐसा कुछ एक बनेगा, है ना। तो मैक्सिमम कितने, तीन ही, मतलब एक ही वर्त बन सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एक। ठीक है साहब, दो असंरेखीय बिंदुओं से अगर मैं बात करूं तो दो असंरेखीय बिंदुओं से अनंत अनंत जा सकते हैं साहब, अनंत वर्त जा सकते हैं। मैंने कहा ऐसे एक चला गया साहब, है ना। एक और मैंने बनाया इस तरह का वर्त, तो ये भी दो बिंदु, इन्हीं दो बिंदुओं से जा रहा है साहब। ठीक है, मैंने एक और बना लिया साहब, ये मैंने वर्त बनाया, ये भी इन्हीं बिंदुओं से जा रहा है। तो अगर बात की जाए क्या साहब कि एक दो दो असंरेखीय बिंदुओं से, या दो बिंदु हो, ध्यान रखो, दो संरेखीय बिंदु भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एक ही जगह ना हो बस। तो यहां से जाने वाले वर्तों की संख्या क्या होगी साहब? दो होगी। ठीक है, असंरेखीय नहीं, हटा दो ये वर्त। ठीक है, दो बिंदुओं से जाने वाले वर्तों की संख्या दो नहीं, इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट। तो ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बिंदु से, जब दो से इनफाइनाइट हो रही है तो एक से भी कितनी होंगी? इनफाइनाइट। कोई भी एक बिंदु ले लो, कट तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं, तो कुछ कुछ ना कुछ कट करेगा। मान लो ये एक बिंदु मान लेते हैं हम, है ना। इससे जाने वाले मान लो कितने भी हो सकते हैं, ये भी हो गया एक, एक ये भी ले लो, मैंने ले लिया, तो वो भी कितने होंगे? आंसर आपका क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है साहब, तो आंसर ध्यान रखना। ये चीज आपसे पूछे जाते हैं कि भाई साहब तीन असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वर्त अधिकतम, केवल और केवल अधिकतम एक ही वर्त जा सकता है, दो और एक से अनंत जा सकते हैं। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया है। अब हम दो बिंदुओं, दो वर्तों के मध्य संबंध को परखेंगे और जानेंगे क्या क्या हो सकती है कहानी। ठीक है, ये दो वर्त है। ठीक है साहब, पहली कंडीशन में ले रहा हूं, ये वर्त है, ये दूसरा वर्त है। ठीक है, अब मैंने देखो इन वर्त में क्या क्या कहानी हो सकती है। पहली तो इनकी क्या होती होंगी, कोई ना कोई क्या रही होंगी, त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या मैंने मान ली ये मेरी, चलो पहले तो इनके केंद्रों के मध्य दूरी ले लेता हूं। ये इनके केंद्रों के मध्य दूरी है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी जो कि होंगी त्रिज्या। मैंने त्रिज्या इनके थोड़ा नीचे बना देता हूँ। ये त्रिज्या R1 है, स्मॉल r1 ले लो, या R2 ये ले लो। चलो ठीक है सर, अब मैं नाम दे रहा हूं, आप देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये वर्त है C1, केंद्र है C1। ये वर्त है C2, केंद्र है C2। ठीक है, इसकी रेडियस R1 मान ली, इसकी रेडियस R2 मान ली। ठीक है साहब, अगर 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 दो वर्त बाहर है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहे और एक दूसरे के बाहर है, मैं कह दूं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, कोई और केस बन सकता है? बन सकता है साहब। ये लो, एक वर्त ये रहा, एक वर्त ये रहा, ये भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, परंतु ये केस नहीं है, इसमें ये क्या है?
एक दूसरे के अंदर बन रहे हैं। ठीक है साहब, हम केस पहला देख रहे हैं जहां पे ये दोनों एक दूसरे के बाहर है और कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट ये कह सकता हूं जो केंद्रों के मध्य दूरी है C1 C2 है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होगी R1 प्लस R2 के। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, R1 प्लस R2 से ग्रेटर देन है। ये जो दूरी है C1 C2 मध्य दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है ये इन दोनों के सम से बड़ी है, तभी तो ये बाहर है, मतलब एक दूसरे को बाहर है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे। ठीक है साहब, अब इस केस में क्या बनता है आपको ध्यान रखनी है स्पर्श रेखाओं की संख्या है। कैसे सर स्पर्श रेखाओं की संख्या है, क्या पंगा डालेंगी? तो स्पर्श रेखाएं देखो, एक तो ये बनी है ना, एक ये बनी और एक मान लो मैंने ये ऐसे बनाता हूं मैं, थोड़ा सा टच कर जाए कभी ना करे तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है साहब, एक सेकेंड, ओहो नहीं बनी, एक सेकेंड, ये देखिए साहब ये टच कर गई आपकी ये स्पर्श रेखा। क्या केवल दो ही स्पर्श रेखाएं बन रही होंगी? नहीं साहब, और भी स्पर्श रेखाएं बन रही होंगी। कौन सी दो अलग स्पर्श रेखाएं? तो देखो इधर भी इसको क्रॉस करती हुई एक रेखा मैं अगर बनाने का प्रयास करूं तो एक ये भी बन रही है साहब, और एक मैंने कहा कि साहब इसको स्पर्श कराते हुए मैंने एक बनाने की कोशिश की तो एक ये भी बन रही है साहब। क्या ये सारी स्पर्श रेखाएं हो गई? क्या मैंने सारी स्पर्श रेखाएं बना दी है? 1 2 3 4, यस, आपकी टोटल जो स्पर्श रेखाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो कितनी बनेगी साहब? 4। 4 स्पर्श रेखाएं बनेगी, ये ध्यान रखना है आपको। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है क्या ना? 4 स्पर्श रेखाएं बनेगी। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। अब इनके कुछ दो नाम भी दिए हुए है ना, ये देखो ये तिर्यक काटती हुई जा रही है, इनको क्या कहा जाता है? तिर्यक। क्या नाम दिया जाता है? तिर्यक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कहा जाए क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ठीक है सब, और बात रही कौन सी, ये जो आपकी कहलाती है अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी तिर्यक, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं, सॉरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तिर्यक तो वो होगी स्पर्श रेखाएं। तो मोटा मोटी आपसे पूछ लें आपको क्या कि चार आपकी दी हुई है क्या साहब स्पर्श रेखाएं, तो क्या होगा C1 C2 यानी केंद्रों के मध्य जो दूरी है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होंगी दोनों के योग के बरा, मतलब जो त्रिज्या है उनके योग से बड़ी होंगी। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपने पॉइंट बन सकता है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, थोड़ा नीचे लिया जाए, है ना। अब दो केस क्या है, दोनों बाहर थे, अपने आसपास आए और एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? स्पर्श कर लेते हैं। मान लो एक ये वर्त हो गया, ठीक है, और मैंने एक मान लिया कि भाई साहब एक और ले लेते हैं हम, ये वाला वर्त है ना, एक ब्लैक ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं। अब ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहां पे भी दो केस हो सकते हैं एक दूसरे को स्पर्श करने के लिए। मान लो एक ये वर्त है, एक वर्त ये है, ये भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दो केस बन सकते हैं जब स्पर्श नहीं करेंगे। सब में अंतर निकालूंगा मैं आपको, पता कैसे चलेगा? बस दो ही चीज से, C1 C2 यानी C1 और C2 के मध्य दूरी और त्रिज्याओं के योग या घटाव से पता चलेगा। सॉरी थोड़ा सा अटक गया था ना। चलो देखो इस केस में क्या होगा, अगेन हम वो चार चीजें देखते हैं, है ना, जो हमारी मेन चीजें हैं। ये C1, ओहो ये तो मैंने सीधा ही वर्त के अंदर वर्त ठोक दिया। देखो ये हमारी मध्य की दूरी है, ठीक है साहब, इसको थोड़ा सा सेंटर हम लेने की कोशिश करें, और दो त्रिज्याएं भी हमें पता है, ये हमारी एक त्रिज्या है, एक हमारी त्रिज्या दूसरी त्रिज्या है। ठीक है साहब, चलो अब देखो इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। ये C1 है, ये C2 है, ये मुझे पता है R1 है, ये मेरी R2 है। तो मैं एक बात कह सकता हूं क्या, C1 C2 जो केंद्रों के मध्य दूरी है वो आपकी, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे लिखा जाए तो ही आपके लिए बेटर होगा क्योंकि हमें स्पर्श रेखाएं भी बनानी है। तो इस केस में मैं कह सकता हूं C1 C2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, केवल इक्वल होंगी R1 प्लस R2 के। तो स्पर्श रेखाओं, सॉरी केंद्रों के मध्य दूरी अगर इसकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है तो ये वाला केस बनता है
तो इस केस में कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं बनेंगी, उभयनिष्ठ कितनी आपके वो बनेंगी स्पर्श रेखाएं, देखते हैं, बात करते हैं, इसको हटाते हैं हम थोड़ा, कुछ कट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं साहब सब बढ़िया फर्स्ट क्लास फोकस से दिख रहा है। इस केस में जो आपकी स्पर्श रेखाएं बनने वाली है, तो ध्यान से देखो, ये जो अनुस्पर्शी वाली है वो तो बनेगी ही बनेगी, है ना, और एक अनुस्पर्शी ये वाली भी बन जाएंगी साहब, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेना, ठीक है। एक और है जो कि तिर्यक बनना, तिर्यक का नाम लेंगे, तिर्यक जो है वो एक ही बनेंगी आपकी, ये ली तिर्यक वाली स्पर्श रेखा। तो ये चीजें आपके सामने हैं, ये आपकी कौन सी बनेगी, तिर्यक वाली, और नाम इसमें नहीं कहता ज्यादा, और ये आपकी होगी अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काउंट करके बताऊं तो 3 स्पर्श रेखाएं आपकी बनेंगी, कितनी साहब, 3 स्पर्श रेखाएं आपके बन जाएंगी। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो पैटर्न है क्या है, हम दूर से लेके आ रहे हैं, अभी दूर दूर कहानियां हैं, अब एक दूसरे को टच किया है, अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो देखो साहब, अब दो दो वर्त बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए। तो एक सर्कल देखें साहब, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है साहब, और इसके साथ मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ, चलो इसी को ही अलग बना लिया क्या मैंने, कोई नहीं। तो ये स्पर्श है। अब हमने एक और सर्कल बनाया जो कि मान लो कि कुछ इस तरह है, तो जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगेन वही कहानी लेनी है हमें, पहले तो हमें क्या करना है, C1 C2। अब देखो ये C1 C2 हो गया। अगर अब मैं बात करूं रेडियस की, तो पहले वाली की जो रेडियस है वो ये है, ठीक है साहब, इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो है ये, ठीक है, और सेंटर के मध्य दूरी है। अब थोड़ा सा देखो क्या करना है, C1 C2 ये दो है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं जो C1 C2 है, मतलब केंद्रों के मध्य दूरी है, वो लेस देन है, इस बार लेस देन किससे है, R1, ये आपकी R1 रेडियस है, ये आपकी R2 रेडियस है, इसके सम से तो छोटी होगी, होगी होगी कि नहीं होगी, इसका सम देखो, सम में देखो ये भी ऐड हो रहा है, सम में ये भी ऐड हो रहा है, जो कि एक बार ही ऐड होना चाहिए, बेसिकली एक बार ऐड होना चाहिए था, परंतु ये तो पूरी ऐसे पूरी ऐसी बन गई, तो सम से तो छोटी है, परंतु एक चीज डेफिनेटली है, ध्यान रखना कि इनके अंतर से जो भी बड़ा होगा R2 माइनस R1, है ना, जो भी बड़ा है, ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटाओ, उससे बड़ी होगी, है ना। क्यों साहब, उससे बड़ी क्यों होंगी, मान लो दो सर्कल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, जो कि अगले केस में आएगा, चलो अभी थोड़ा सा आप ध्यान रखो इतना, अभी मैं समझाऊंगा दूसरा केस, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज तो ये कि जो योग है उनसे तो छोटा है, परंतु अंतर से क्या है, बड़ा है, तब ये इंटरसेक्ट वाला केस बनता है, और इस टाइम में जो त्रिज्याएं बनती है वो केवल और केवल अनुस्पर्शी वाली बनती है, एक और दूसरी ये। तो आपको बस त्रिज्याएं सॉरी स्पर्श रेखाओं की संख्या ध्यान रखनी है, और स्पर्श रेखाएं आपकी कितनी बन गई साहब, दो बन गई, रेखाएं कितनी बन गई, दो बन गई, ठीक है साहब, दो बन गई। चले अगली केस की तरफ बढ़ता हूं, अगले केस के लिए फटाफट मैं दो सर्कल और बनाता हूं, परंतु इस बार क्या है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट भी कर रहा है, परंतु इस बार जो टच कर रहा है ना, वो आपका अलग टाइप से टच कर रहा है, मतलब कैसे साहब, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कैसे, वो भी इंटरनली, इस तरह, ये जो है आपका, ये जो कहानी बननी है, इसमें आपको समझ में आएगा, ये मान लो कि C1 है, मान लो ये C1 है, ठीक है, और ये C2 है, ठीक है, C2 है, इनके मध्य दूरी तो यही हुई, ये मध्य दूरी देखना इस बार किसके बराबर आने वाली है, ये इनकी रेडियस है R1, दिस इज R1, और ये इसकी रेडियस है R2, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो ना कि जो C1 C2 है वो इक्वल है R1 माइनस R2, जो भी है, जो भी डिफरेंस बड़ा आएगा उसमें से छोटे को आपको घटा देना है। ये जब केस हो, देखो जब बाहर से टच कर रहा था तो C1 C2 किसके इक्वल था, उनके रेडियस के सम के इक्वल, और जब इंटरनली टच करेगा तो R1 माइनस R2 यानी उनके अंतर से इक्वल होगा, अंतर से तो बड़ा है परंतु सम से छोटा है, तो इंटरसेक्ट वाली कहानी बन रही है। अब सारी खोपड़ी में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, खोपड़ी में बैठना चाहिए, है ना। वीडियो पोज हो गया क्या, चलो अभी वीडियो पोज तो कभी कभी हो जाता है, तो कोई नहीं, तो ये चीजें माइंड में रहेंगी ना, तब महत्वपूर्ण है साहब आपके लिए, ठीक है। हाँ धुंधला हो गया, ओ सही कर देते हैं, ओके, जादू खत्म हो गया है इसमें।
चलो, तो इस टाइम कितनी स्पर्श रेखाएं हैं तो आप देख सकते हो साहब, मात्र और मात्र एक स्पर्श रेखा है, वो ये वाली जो इसी स्पर्श बिंदु पे कटेंगी। तो आपको स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक। अब बचा एक लास्ट केस बचा है, जो कि केस आपके लिए बहुत ही सिंपल है। क्या साहब, अस्वार जो वर्त है वो आपका क्या हो रहा है, इंटरनली आपका स्पर्श भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा, परंतु है कैसे साहब, इस तरह की कहानी है ना। तो इस टाइम में क्या हो रहा होगा, इस टाइम में आपके केस क्या बन रहा होगा, मैं दो बना देता हूं आपके लिए। ये आपका मान लो कि C1 है, ठीक है, ये आपका C2 है, या फिर इस वर्त का थोड़ा सा हम ऐसे ले लेते हैं ना, ये C2 ले लेते हैं। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये R1 है, ये देखो ये आपकी R1 है, और ये आपकी R2 है, R2 है। तो इस केस में जो C1 C2 आएगा ना, वो C1 C2 है, वो लेस देन होगा आपका R2 माइनस या R1 माइनस R2 के अंतर से भी छोटा होगा। और इस टाइम में जो स्पर्श रेखाएं आएंगी वो होंगी 0। ये आपके कहाँ बनाओगे, इसको स्पर्श कोई बनाओगे वो इसको कट करती हुई चली जाएंगी, तो कोई भी स्पर्श रेखा बनेगी नहीं साहब, ठीक है। आई बात समझ में? तो मोटा मोटी ये चीजें थी। ये जो केस हैं बनते हैं दो वर्तनों के मध्य, जो अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूं तो ये बनते हैं। मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूं आपके लिए। पहला केस क्या बन सकता है कि स्पर्श मतलब मध्य इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, दूर दूर है। इस केस में C1 C2 यानी मध्य दूरी R1 प्लस R2 से बड़ी होगी। चार उभयनिष्ठ रेखाएं बनेंगी, दो तिर्यक वाली, दो अनुस्पर्शी वाली, एक दूसरे को बाहरी टच कर रहे हैं, तो C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होंगी। तीन स्पर्श रेखाएं बनेंगी, एक स्पर्श बिंदु पर बनेगी, दो आपकी अनुस्पर्शी वाली बनेगी। तीसरा जो केस है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो C1 C2 R1 प्लस R2 से तो छोटा होता है, परंतु R1 माइनस R2 से बड़ा होता है। इस केस में दो स्पर्श रेखाएं बनती है। चौथा, जब इंटरनली टच करते हैं तो C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर होता है। जब बाहर से टच करेंगे तो C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होता है, परंतु जब इंटरनली स्पर्श करते हैं तो C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल होता है, और एक ही स्पर्श रेखा बनती है जो कि स्पर्श बिंदु पे बनती है। अगला जो केस है वो C1 C2 है से लेस देन हो, किससे साहब, R1 माइनस R2 से भी, मतलब इंटरनली ही टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, और इस केस में कोई स्पर्श रेखा नहीं बनती है। स्पर्श रेखा मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है साहब। ये आपकी कहानी थी, लगभग में मुझे सुनानी थी, जो मैं आपको सुना दिया। अब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि अगली क्लास में कराऊंगा। ये मोटा मोटी आपकी सर्कल की कहानी हमने कंप्लीट कर दी है। पिछली क्लास नहीं देखी है तो फटाफट आप जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और होता है, चक्रीय चतुर्भुज देख लो यार, वो भी ध्यान रख लो, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो तो चक्रीय चतुर्भुज की। ये होता है साहब चक्रीय चतुर्भुज, मतलब कोई एक चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सिरे किसी वर्त को अपने करें, वर्त के परिधि पे हो, तो वो होता है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो मान लो नाम दे दूं ABCD, तो अपोजिट कौन होते हैं, कोण A प्लस कोण C, उनका सम 180 डिग्री होता है। कोण B प्लस कोण D का मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा। साथ में जो ये वाला कोण है, ये अपने अपोजिट कोण, बाहरी कोण है, ये कोण D के बराबर होगा। कोण D के बराबर होगा कैसे आता है, बड़ा सिंपल है। ये कोण अगर मान लो x है, तो मैं ये कह सकता हूं ये 180 माइनस x है, और 180 माइनस कोण D प्लस 180 माइनस एक्स, ये भी 180 होगा क्योंकि अपोजिट कोण 180 होते हैं। तो 180 से 180 कट गया, x की वैल्यू आ गई कोण D, तो मतलब ये वाला कोण डायरेक्ट अपोजिट कोण के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, बस इसी से आपके काम हो जाएंगे। इस तरह इधर भी उधर भी जो भी एक्सटेंड करोगे ना, वैसे वैसे आपकी कहानी बन जाएंगी। तो ये मोटा मोटी कहानी थी आपकी वर्थ से रिलेटेड, जो भी थ्योरी है मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है आपको। पिछला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज प्लेलिस्ट पे जाएं, है ना। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। रीट लेवल सेकंड मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें सारी क्लासेस अच्छे से अरेंज की गई है, आप जरूर देखें, आपको आनंद आएगा, ठीक है साहब। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।